अब तक हमने देखा कि डीमन कासल में जिन्वू की मुलाकात एसिल से होती है और एसिल जिन्वू को एंट्री परमिट्स का रास्ता दिखाती है ताकि वो अगले फ्लोर पे जा सके। अब जिन्वू 97th फ्लोर पे आ जाता है। जिन्वू नोटिस करता है कि 90th फ्लोर के बाद डीमंस का लेवल काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी उन्हें मारना जिन्वू के लिए मुश्किल नहीं था। एसिल भी इम्प्रेस हो जाती है कि जिन्वू पावरफुल क्लैंस को भी अकेले ही मार रहा है, तो वो पूछती है क्या बाकी इंसान भी जिन्वू की तरह पावरफुल हैं। जिन्वू बताता है कि चेयरमैन गन ही और चाहीन बाकी एस रैंक्स के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर लगते हैं, लेकिन अब जिन्वू काफी डीमंस मार चुका था तो वो उन दोनों से ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब जिन्वू एसिल को वापस अपने कासल में जाने का बोलता है, तो एसिल बोलती है क्या मैं अब तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ, जिस पर जिन्वू बोलता है तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो और तुमने मेरी काफी मदद भी करी है, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन एसिल वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि वो जिन्वू की फाइट्स देखना चाहती थी। तो जिन्वू उसे कहता है तुम्हें जो करना है करो। वहीं जापान का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर कोटो रियूजी साउथ कोरिया में आ जाता है। फिर एक मैनेजर रियूजी को गनही के पास ले आता है। गनही सोचता है कि कोटो रियूजी कोई आम इंसान नहीं है। जापान में टोटल 21 एस रैंक हंटर्स हैं, जिसमें से 11 हंटर्स रियूजी की गिल्ड ड्रॉ सॉर्ड के मेंबर्स हैं। रियूजी हानेकावा नाम की एक ट्रांसलेटर भी लाया था क्योंकि वो जापान से है तो उसे कोरियन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। ये यहाँ इसलिए आए थे ताकि ये साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक एलाइड फोर्स बनाएं और फिर जेजो आइलैंड पे हमला करके एंट कॉलोनी का नामो निशान मिटा दें। फिर रियूजी वो डेटा शेयर करता है जो जापान ने डीमन एंट्स के बारे में कलेक्ट किया था। रियूजी बताता है कि एक एंट टॉप रैंक हंटर के बराबर है, लेकिन उनकी कमजोरी ये है कि एंट सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह सकती है, तो अगर ये एंट क्वीन को मार दें तो बाकी सभी एंट्स 1 साल में खुद ही मर जाएंगी। गनही को ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन एंट्स अपनी क्वीन के लिए जान तक देने को तैयार रहती हैं। तो रियूजी बोलता है एंट्स की टेंशन मत लो, क्योंकि एंट्स टनल को छोड़कर हंटर्स पे अटैक करने जाती हैं और जितनी बार भी साउथ कोरिया के हंटर्स ने जेजू आइलैंड पे रेड करी है, हर बार एंट्स ने टनल को छोड़कर हंटर्स पे हमला किया है। तो जापान की तरफ से 10 एस रैंक हंटर्स इस रेड में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रियूजी भी है। ये 10 हंटर्स एंट्स का ध्यान भटकाएंगे और सभी एंट्स टनल को छोड़कर इन हंटर्स पे हमला करने को भागेंगी और तभी एंट क्वीन और उसके गार्ड्स टनल में अकेले रह जाएंगे। फिर साउथ कोरिया के एस रैंक हंटर्स हेलीकॉप्टर की मदद से उस टनल पे लैंड करेंगे और फिर अंदर जाकर एंट क्वीन को मार देंगे। ये था रियूजी का मास्टर प्लान। गनही सोचता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि रियूजी सिर्फ एक हंटर को छोड़कर बाकी सभी हंटर्स भेज रहा है। असल में रियूजी जेजू आइलैंड को क्लियर करके नेशन लेवल हंटर बनने के चक्कर में था, तभी वो साउथ कोरिया की इतनी मदद कर रहा है। गनही सोच रहा था कि जापान के पास 10 एस रैंक हंटर्स हैं, वहीं साउथ कोरिया के पास सिर्फ 6 एस रैंक हंटर्स अवेलेबल हैं, तो इन्हें जेजू आइलैंड की रेड में जापान के हंटर्स की जरूरत तो है, लेकिन क्या ये सच में जेजू आइलैंड क्लियर कर पाएंगे? ऐसा हो सकता है अगर इस रेड में संग जिन्वू आ जाए। वहीं संग जिन्वू का लेवल 93 हो जाता है और अब वो डीमन कासल के 100वें फ्लोर पे पहुंच चुका था, जो कि आखिरी फ्लोर है। फिर जिन्वू का सामना डीमन किंग बारन से होता है। बारन का ऑरा देख जिन्वू भी शक में आ जाता है कि क्या वो बारन को हरा पाएगा या नहीं। बारन को देखकर एसिल के भी पसीने छूट जाते हैं। जिन्वू देखता है कि बारन का उड़ने वाला ड्रैगन काइजलिन डीमन नहीं है, तो इसका मतलब अगर जिन्वू काइजलिन को हरा दे तो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फिर बारन अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, जिसमें डीमन जनरल्स और डीमन नाइट्स थे और ये डीमंस ए रैंक हंटर के बराबर थे। जिन्वू देखता है कि ये करीब 1000 डीमंस हैं। फिर वो डीमंस जिन्वू पे हमला करने लगते हैं। जिन्वू सही टाइम पे अपनी स्किल डोमेन ऑफ द मोनार्च एक्टिवेट कर देता है और उसके शैडो सोल्जर्स इन डीमंस को फाड़ देते हैं। जिन्वू के सभी जनरल्स डीमन को मारना शुरू हो जाते हैं। जिन्वू को एक्शन में देख एसिल भी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन एसिल को समझ नहीं आता कि वो किसकी साइड ले, डीमन किंग की या फिर जिन्वू की, जो कि इन्वेडर है। फिर बारन अपने मुंह से जोरदार लाइटनिंग अटैक करता है। ये लाइटनिंग अटैक बहुत खतरनाक था, तो जिन्वू सोचता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। फिर जिन्वू भागकर काइजलिन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बारन उसे रोककर जमीन पे पटक देता है और ऊपर से अपना लाइटनिंग अटैक भी कर देता है। जिन्वू लाइटनिंग अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटनिंग की स्पीड बहुत तेज थी, तो टस्क बीच में आकर जिन्वू को बचा लेता है। टस्क के हाथ में एवरेस्ट ऑर्ब था, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी, तो उसकी आग बारन को नीचे गिरा देती है। आखिरकार तुम नीचे आ ही गए, वैसे भी मेरी गर्दन ऊपर देख देख कर थक गई थी।
जिन्वू देखता है कि बारन जितने भी डीमन समन कर ले उसका माना कम ही नहीं हो रहा। वहीं जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बार बार रीजेनरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से उसका माना काफी कम हो गया था। तो अब उसे अपना माना खत्म होने से पहले बारन को हर हाल में हराना होगा। वहीं बारन पहले काफी आसानी से आयरन को मारता है और फिर वो इग्रिस को भी मार देता है। अब जिन्वू अपनी स्किल वाइटल स्ट्राइक से हमला करता है, लेकिन बारन अपनी सॉर्ड को यूज करके बच जाता है। अब बारन जिन्वू को पकड़ लेता है और फिर अपनी सॉर्ड से हमला करने लगता है, लेकिन आयरन और इग्रिस अपने वेपन्स को यूज करके उसे रोक देते हैं। अब जिन्वू को मौका मिल गया था तो वो बारन की छाती में डैगर घुसेड़ देता है, लेकिन इससे भी बारन को कुछ नहीं होता और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वहीं जिन्वू भी पूरी तरह से तैयार था। फिर ये दोनों करीब आकर फाइट करते हैं। जिन्वू फिर से वाइटल स्ट्राइक यूज करता है, वहीं बारन भी अपनी लाइटनिंग यूज करने वाला था। अब जिन्वू बारन के इतना करीब था कि उसकी लाइटनिंग को डॉज करना इम्पॉसिबल था। तो जिन्वू को अपनी मौत नजर आ रही थी कि तभी एक तलवार बारन के मुंह पर आकर लगती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है और ये काम एसिल ने किया था। फिर जिन्वू मौके का फायदा उठाकर डोमिनेटर्स टच से बारन को अपने करीब खींचता है और उसे एक जोरदार अपरकट मारता है, जिसके बाद बारन का काम तमाम हो जाता है। ये देख एसिल खुश हो जाती है। वहीं जिन्वू का क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। जिन्वू एसिल से कहता है, अपने बाप को जाकर बता दो कि रेडर क्लैन टॉप पे आ गया है। अब जिन्वू का लेवल 97 हो गया था। बारन को मारकर जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें सॉर्ड और डैगर भी था। साथ ही जिन्वू को डीमन किंग का ब्लड भी मिल जाता है, जो होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए चाहिए था। तो जिन्वू जल्द से जल्द होली वाटर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करना शुरू हो जाता है। क्राफ्टिंग के दौरान जिन्वू टेंशन में था कि कहीं क्राफ्टिंग फेल ना हो जाए, लेकिन क्राफ्टिंग सक्सेसफुल होती है और जिन्वू को होली वाटर ऑफ लाइफ मिल जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन कासल में आया था। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर आयरन वहां काइजलिन की लाश ले आता है और आयरन काफी एक्साइटेड था, क्योंकि जिन्वू काइजलिन को अपना शैडो सोल्जर बनाने वाला था। फिर जिन्वू बोलता है, अराइज, और काइजलिन उसका शैडो सोल्जर बन जाता है। अब जिन्वू को उसका नाम याद नहीं आ रहा था, तो वो उसका नाम काइजिल रख देता है। एसिल बोलती है कि हम काइजिल पे बैठकर बहुत जल्दी रेडर क्लैन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जिन्वू सोचता है कि एग्जिट नीचे है और नीचे जाते जाते बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी भी जिन्वू के पास कुछ रिवॉर्ड्स बाकी थे, जिनमें से एक शैडो एक्सचेंज स्टोन था, जिससे जिन्वू को एक नई स्किल शैडो एक्सचेंज मिल जाती है, जिसको इस्तेमाल करके जिन्वू अपने शैडो सोल्जर के साथ जगह बदल सकता है, फिर चाहे उसका शैडो सोल्जर दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब जिन्वू एसिल को बोलता है कि तुम सही सलामत अपने कासल में चली जाना, क्योंकि मेरे पास वापस 80th फ्लोर पे जाने का वक्त नहीं है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। ये कहकर जिन्वू वहां से चला जाता है और उसकी जगह दूसरा शैडो सोल्जर आ जाता है। जिन्वू देखता है कि वो अपने घर के करीब पहुंच गया है। इसका मतलब शैडो एक्सचेंज सही में काम करता है। फिर जिन्वू काइजिल को समन करके उस पर सवार हो जाता है। वहीं जिनचुल और गनही जापान के दिए हुए डेटा को देख रहे थे और रियूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि एंट्स दुश्मन के आते ही क्वीन को अकेला छोड़कर फाइट करने चली जाती हैं। लेकिन गनही के दिमाग में आ रहा था कि कहीं सारी एंट्स वापस टनल में ना आ जाएं। तो जिनचुल बताता है कि जापान वाले जैमिंग सिग्नल को यूज करके उन सिग्नल्स को बंद कर देंगे, जिसकी मदद से एंट्स आपस में बात करती हैं। तो क्वीन अपनी एंट्स को वापस नहीं बुला पाएगी। तो टेंशन की कोई बात नहीं, अब सिर्फ क्वीन को ही ठिकाने लगाना रह गया था। फिर अचानक से उन्हें एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। गनही बोलता है, क्या तुमने जिन्वू को कांटेक्ट किया? जिनचुल बोलता है, हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूनहो को भी ये पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। तो उसके सामने बैठा हंटर बोलता है कि चोई और चाहीन कंपनी के शेयर्स को लेकर लड़ रहे होंगे। फिर वो यूनहो को एक पेग मारने का बोलता है और ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस, अगले एपिसोड में हमें एस रैंक हंटर्स के बीच फाइट देखने को मिलेगी। तो अगर आप अगला एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।